हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ईयर एंड टैक्स प्लानिंग के बारे में। ईयर एंड टैक्स प्लानिंग के बारे में आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा। इंडिविजुअल लेवल पे ये वीडियो बनाई गई है कि अगर आप एक इंडिविजुअल है, सैलरीड पर्सन है, पेंशनर है या फिर आपका एक छोटा सा बिजनेस है, सो आपको ईयर एंड में, सबको पता है कि अभी मार्च चल रहा है, मार्च 31 मार्च के बाद आप इस फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो है टैक्स प्लानिंग मार्च के बाद आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपकी पहले से रह गई थी कोई करनी, या फिर कोई ऐसी डिडक्शन है जिसमें अभी स्कोप है कि आप उसमें एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं और आपने अभी तक उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसका बेनिफिट अवेल नहीं किया है, या फिर ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसी इनकम थी जिसपे अभी तक टीडीएस नहीं कटा है, या फिर अनएक्सपेक्टेड कभी कोई इनकम हो जाती है, लाइक आपने कोई अपनी असेट सेल करी है या फिर कुछ आपने फिक्सर्स परचेज करी है, व्हाटसोएवर ये सब चीज़ें हमें अपने मार्च एंड में एक बार अपनी सारी इनकम, सारी डिडक्शन, सारी इन्वेस्टमेंट को एक बार अपने माइंड में रखकर अपना एक रफली टैक्स कैलकुलेट कर लेना चाहिए, ताकि अगर हम कहीं पे कोई चीज़ भूल रहे हैं तो वो हम अभी इसी स्टेज पे उसको रेक्टिफाई कर लें, ताकि 31 मार्च के बाद आपको ये पछतावा ना हो कि आपने उस टाइम पर ये इन्वेस्टमेंट कर ली होती तो ये आपको ये एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता, या आप उस टाइम पर एडवांस टैक्स पे कर देते तो आपको जो है इंटरेस्ट आज पे नहीं करना पड़ता। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ईयर एंड इंडिविजुअल टैक्स प्लानिंग, देखिए इसमें कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप वाइज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। इतना हम सबको पता है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 चल रहा है अभी, और इसकी जो रिटर्न की ड्यू डेट होगी इंडिविजुअल के लिए वो रहेगी आपकी 31 जुलाई 2023। 31 मार्च 2023 के बाद आप इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी करते हैं तो वो आपकी एज एन डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते आप, क्योंकि मार्च एंड हो चुका होगा। तो इसकी कैलकुलेशन में सबसे बड़ी बात, आपको कोई पेपर पेन लेके नहीं बैठना है इस चीज़ के लिए, जस्ट आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें रखनी है, ठीक है। आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी क्या इनकम है, क्या डिडक्शन है, क्या कैसे आपको और ये अवेल करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपकी पूरे साल की कितनी इनकम है। एक रफली आइडिया सबको अपनी इनकम का होता है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको पता होगा कि पूरे साल का आपका कितने का पैकेज है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपने कोई फिक्स डिपॉजिट कराया है या फिर आपकी कोई सेविंग बैंक में इंटरेस्ट वगैरह आता है, हैवी अमाउंट आपके सेविंग बैंक में रहता है, कितना इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है, उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए कि आपकी पूरे साल की ऑन एन एवरेज इतना इनकम हो जाएगा। सेकेंड स्टेज पे अब आपको ये चेक करना है कि पूरे साल में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एज एन डिडक्शन काउंट होती है, ठीक है। जैसे एटीसी में आपने पीपीएफ में, आपके एम्प्लॉयर की तरफ से पीपीएफ होता है तो आपने पीपीएफ में कितना किया है, एलआईसी आपने कितनी की है, बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है तो कितनी जाती है। सो उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखिए कि पूरे साल में आपने कितनी इन्वेस्टमेंट ऐसी की है जो कि आप इनकम टैक्स एक्ट में एज एन डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बेसिक डिडक्शन लिमिट जो होती है हमारी एटीसी में 1,50,000 होती है। 1,50,000 से ज़्यादा भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है तो आप उसको ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते। जो मैक्सिमम कैप है वो आपकी 1,50,000 की है, ठीक है। अंडर सेक्शन 80D अगर आपने मेडिक्लेम नहीं कराया हुआ तो आप इसको भी करा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फर्दर 25,000 आपकी फैमिली की प्लस 25,000 अगर आप अपने पेरेंट्स के भी आप पर करा रहे हैं तो वो आपको अलग मिलती है। और अगर वो सीनियर सिटीजन है या फिर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो आपकी ये जो रिबेट है वो 25 से 50,000 हो जाती है। तो ओवरऑल अगर मैं सिर्फ एक फैमिली काउंट करूँ तो ये जो आपकी लिमिट रहती है वो 50,000 हो जाएगी अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो। अगर आप पेरेंट्स के नाम का भी करते हैं और वो भी सीनियर सिटीजन है तो वो आपकी जो लिमिट है वो 75,000 to 1 लाख तक भी जा सकती है, मतलब इतना आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट सबको समझ में आ गया कि आपको जितनी आपने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रखी है सिर्फ उनको आपको अपने माइंड में रखना है कि कितनी आपने अपनी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट काउंट अपनी अपनी ऑलरेडी कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। देन आप ये देख सकते हैं कि एक ऑन एवरेज सबको पता है कि उन्होंने जब डिडक्शन की है अपनी, सॉरी जो इन्वेस्टमेंट की है, जब वो उनकी डिडक्शन क्लेम करते हैं तो कौन सा टैक्स रिजीम
उनके लिए बेनिफिटेड साइड हो सकता है। अगर आपको नहीं है उस चीज़ की नॉलेज कि कौन सा स्कीम आपके लिए बेनिफिटेड साइड है या नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे लैप्स कर सकते हैं, इस पॉइंट को आप कंसीडर करे बिना भी आगे के पॉइंट्स फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये देखना है, फोर्थ पॉइंट में आपको ये देखना है कि आपने जो डिडक्शन क्लेम करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखी है उनकी जो मैक्सिमम कैपिंग है वो कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे ATC के अंदर आप 150 तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेट सपोज आपने 130 की कर रखी है, ठीक है। अब आपके पास 20,000 का वहाँ पे गैप है, उस 20,000 के गैप को फुलफिल करने के लिए अब आप अपने ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं कि आपके जो ऑप्शन है वो आपकी डे टू डे लाइफ में या फिर वैसे आपको क्या फ्यूचर बेनिफिट्स दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जैसे सुकन्या समृद्धि में आप जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपकी बिटिया है तो, ठीक है, उसमें रिटर्न भी आपका अच्छा है, आप एक छोटा अमाउंट हर महीने उसमें डाल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप NSC ले सकते हैं, PPF, EPF। सो आपको अपने ऑप्शन देखने हैं कि और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आप अवेल कर सकते हैं और जो आपके लिए बेनिफिटेड साइड भी रहेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में आपको अपनी कैपिंग्स को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। एक बात और, मान लो आपकी इनकम इतनी है ही नहीं, लेट सपोज मेरी इनकम ओवरऑल पूरे साल में 6 लाख रुपीज़ की है और मैंने जो है 1,50,000 का रिबेट ले लिया है या फिर मेरा 1,20,000 की मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो 5 लाख से नीचे तो वैसे भी टैक्स नहीं है। अगर आप चाहे आप न्यू रिजीम में चले जाए चाहे ओल्ड रिजीम में चले जाए, 5 लाख से नीचे आपको टैक्स ही नहीं लगेगा। तो उस केस में आपको पूरी 1,50,000 की कैपिंग को कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है आपने 1 लाख तक इन्वेस्ट किया होगा कि दैट्स ओके, ठीक है, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जब आप डिडक्शंस के या इन्वेस्टमेंट्स के स्कोप देख रहे हैं तो आप अपने सैलरी स्केल को ध्यान में रख के चले कि 5 लाख से नीचे कोई टैक्स नहीं है, उससे ऊपर आप अगर कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना मैक्सिमम कैपिंग है जिसका आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये देखना है कि मान लो आपने ATC भी कर लिया, मैंने अभी इंश्योरेंस के बारे में बताया, आपने ATD भी अपना देख लिया, ये दोनों अगर आपकी मैक्सिमम लिमिट फुलफिल हो रही है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है यहाँ पे, वो है 80CCD 1B। NPS में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा 50,000 की रिबेट मिलती है अपार्ट फ्रॉम 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C। NPS के अंदर आपको 50,000 की एक्स्ट्रा रिबेट मिलती है, यानी कि अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो 50,000 का 30%, सीधा सीधा 15,000 आप टैक्स सेव यहाँ पे कर सकते हैं। सो ये NPS के बारे में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता या फिर उनको ये लगता है कि NPS की जो लिमिट है वो 1,50,000 में ही काउंट होती है। तो मैं उनको बता दूं कि 80CCD 1B NPS में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो अगर आपका ATC का इन्वेस्टमेंट कंप्लीट है ऑलरेडी 150 का, तो आप 50,000 अलग से NPS के अंदर जो है रिबेट क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो थे रिबेट और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं। इन द मंथ ऑफ मार्च आपको एक बार अपने माइंड में ये चीज़ कैलकुलेट कर लेनी है कि अब आपके पास क्या क्या स्कोप पेंडिंग है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और कितनी आपकी इनकम है। नेक्स्ट पॉइंट में लेट सपोज आपका कोई होम लोन चल रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पर्सन का जो सैलरीड पर्सन है टैक्स सेविंग के लिए या वैसे इन नीड लगा लो होम लोन रहता ही है। तो होम लोन के केस में हमें ये पता नहीं लगता कि इस ईयर का जब सर्टिफिकेट निकल के आएगा तो उसमें कितना इंटरेस्ट होगा, कितना प्रिंसिपल होगा, उनको कितनी डिडक्शन मिल सकती है, क्योंकि प्रिंसिपल का जो रिबेट होता है आपका वो मिलता है ATC के अंदर 1,50,000 की लिमिट में वो काउंट होता है, और जो इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट का अलग से आपको 2 लाख रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो आप उस चीज़ की पहले से ही टैक्स प्लानिंग के लिए आप फरवरी में या मार्च में एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलता है जहाँ से भी आपने अपना होम लोन करा रखा है, वहाँ से आप एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं जिससे आपको एक 90 to 95% आपको अमाउंट्स की श्योरिटी होती है कि इतना तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इतना आपको प्रिंसिपल मिलेगा, सो दैट आप अपनी टैक्स प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग ही आगे कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका कि मान लो कोई पूरे साल में आपको कोई ऐसी इनकम हुई है जो आपकी रेगुलर नेचर की नहीं है,
जैसे आप अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरी के अलावा आपका ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह आता होगा, बट उसके अलावा भी समटाइम्स होता है मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी थी जो इस साल मेरी मैच्योर हो रखी है, जो होनी है या हो चुकी है, मैंने म्यूचुअल फंड में डाल रखा था वो मैंने मैच्योर करवाए हैं, या फिर मैंने कहीं और इन्वेस्टमेंट करी थी वो मैंने इस साल मैच्योर कराई है। तो उस इनकम की वजह से जो भी आपने मैच्योरिटी कराई है उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर कैपिटल गेन हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको कितना टैक्स और पे करना पड़ सकता है, उस चीज़ की प्लानिंग भी आप पहले से लेके चलिए। क्योंकि अगर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 10,000 से ऊपर होगी और वो अगर टैक्स लाइबिलिटी अनपेड होगी, आपका टीडीएस नहीं कटा हुआ या फिर आपने एडवांस टैक्स नहीं जमा करा रखा, तो उस केस में क्या होता है आपके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। 1% पर एनम के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स का इंटरेस्ट चार्ज होता है अगर आपने जो है टाइमली अपना टैक्स डिपॉजिट नहीं किया, अगर आपकी लिमिट टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ऊपर बनती है तो, ठीक है। और ये 1% में आपको एक सेक्शन में बता रही हूँ, यहाँ पे 2 सेक्शन अप्लाई होते हैं एडवांस टैक्स के 234B एंड C, दोनों में 1% अगर आप लेके चलें तो 2% का इंटरेस्ट पर मंथ आपके ऊपर जो है लेवी हो जाएगा। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसी इस तरीके की इनकम है जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए और टीडीएस या टीसीएस आपका डिडक्ट नहीं हुआ है उसके ऊपर, तो आप मार्च एंड होते होते या फिर 15 मार्च हमारी एडवांस टैक्स की लास्ट इंस्टॉलमेंट है, उससे पहले उस इनकम के ऊपर जितना भी आपका टैक्स बनता है वो पहले ही आप जमा करा दें ताकि आपको जो है इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आई थिंक सबको समझ में आ गए हैं। लास्ट एक छोटा सा पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे पास एक क्वेरी भी आई थी उससे रिलेटेड भी है कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रॉपर्टी सेल करी है, ठीक है। सब मतलब 80 to 90% लोगों को ये पता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करी है और आप उस फंड से अगर आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो उस प्रॉपर्टी पे जो सेल करने के बाद आपको रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कैपिटल गेन जनरेट हो रहा है, उस पर आपको जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट उसकी भी एक टाइम लिमिट है। देखिए आपने अभी एक प्रॉपर्टी बेची, आप एकदम से तो दूसरी प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते या फिर आपके ध्यान में नहीं है एकदम से दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। सो मीनवाइल क्या होता है रिटर्न की डेट्स तक आपको वो फंड जो है बैंक्स में जो एक अलग से अकाउंट खुलते हैं कैपिटल गेन अकाउंट, तो वहाँ पे आपको ये फंड जो है जो भी आपका उस वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी की सेल से जो भी रिवेन्यू जनरेट होता है, जो भी आपका सेल कंसिडरेशन आपको आता है वो आपको उस अकाउंट में जमा कराना होता है अगर आप उसको फर्दर इन्वेस्ट करने वाले हैं तो, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते टैक्स पे करना, आपको उसको फर्दर इन्वेस्ट करना है तो आपको उस अकाउंट में उसको जमा कराना होता है। तो यहाँ पर आपको ये कॉल भी लेनी है कि आप क्या मतलब एक्शन लेना चाहते हैं, आप टैक्स पे करना चाहते हैं अपने कैपिटल गेन के ऊपर या आपको फर्दर इन्वेस्ट करना है। फर्दर इन्वेस्ट करना है अगर आपके पास अभी प्रॉपर्टी आपकी नज़र में नहीं है तो आप मीनवाइल अकाउंट खुलवाइए वो बैंक अकाउंट और उसमें वो फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए। अगर आपने वो स्टेप नहीं किया तो आपको वो रिबेट नहीं मिलेगी, जो रिबेट आप सोच रहे हैं कि कैपिटल गेन आपको पे ना करना पड़े, तो वो आपको रिबेट नहीं मिलेगी। फ्यूचर में जब भी आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, इसकी टाइम लिमिट्स है कि कितने साल में आपको प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो आप पेमेंट जो है उसी कैपिटल गेन अकाउंट से निकाल के उस प्रॉपर्टी की कर दीजिए। तो ये आप जो है एग्जाम्पशन जो आप क्लेम करके चल रहे हैं उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सो ये था मेरा वीडियो कि मार्च में आपको किस तरीके से अपने दिमाग में चीज़ों को रखना है। आपको एक क्विक टैक्स प्लानिंग करनी है ताकि आप लास्ट मिनट कोई इन्वेस्टमेंट ना भूल जाएं, लास्ट मिनट कोई इनकम जनरेट हुई है उसके ऊपर टैक्स ना भूल जाए और आपको एक्स्ट्रा टैक्स ना पे करना पड़े। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स अ लॉट।